दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, अयोध्या में मंदिर जो है उसके चढ़ावे का जो घपला है, घोटाला है या जो चोरी का मामला है, लोग कह रहे हैं कि चंदे में भी, चढ़ावे के अलावा चंदे में भी बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं। अब तो स्वयं एसआईटी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित है, वह भी इसको बाकायदे प्रामाणिक मान रही है कि हाँ, गड़बड़ हुआ है। इसके पहले नृपेंद्र मिश्र जी, जो मंदिर की जो निर्माण समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी वो काम देख रहे हैं। वो भारत सरकार के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी चीफ सेक्रेटरी एक जमाने में रहे हैं। उन जैसा वरिष्ठ अधिकारी भी कह रहा है कि ये तो डकैती हुई है वहां, चढ़ावे की, इस तरह की बात। तो कोई बाहर का आदमी नहीं कह रहा है, अंदर का और प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये हुआ है गड़बड़, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये क्यों हुआ है और अलग अलग सुर में अभी भी क्यों आवाजें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कह रही है, केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ा नेता बोल नहीं रहा है, आरएसएस नहीं बोल रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मंदिर का प्रबंधन जो है आरएसएस के जो समर्थक हैं, कोई वहां सदस्य तो होता नहीं। लोग कहते हैं कि कोई मेंबर नहीं होता है, तो अगर मेंबर नहीं है तो आरएसएस के जो समर्थक हैं उन्हीं की टीम है। और जो लोग महासचिव से लेकर के और अन्य पदों पर हैं, उनका भी जुड़ाव कहीं ना कहीं संघ परिवार या संघ परिवार के प्रति सिंपैथेटिक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा संघ परिवार के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इससे राजनीतिक कठिनाई पैदा होगी। ये कहीं राजनीतिक मसला तो नहीं बन जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में, क्योंकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं विपक्ष की, इसको मुद्दा बना रही हैं और तोहमत जो लगा रही हैं, जो जो आरोप लगा रही हैं, वो न केवल मंदिर प्रबंधन पर बल्कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी की अगुवाई में जो सरकारें हैं, उन पर भी तोहमत लगा रहे हैं। तो इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमने दो ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे हैं और अपने आप अपनी अपनी फील्ड में वो ख्यातिलब्ध हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्णिमा त्रिपाठी, बेहद वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय तक फ्रंटलाइन जैसी मैगजीन में और अलग अलग अखबारों में भी काम कर चुकी हैं। हमारे साथ सुमन गुप्ता हैं जो अयोध्या में बैठी हैं और अयोध्या के सबसे बड़े अखबार, सबसे चर्चित अखबार जन मोर्चा की वो संपादक हैं। आप दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सुमन गुप्ता और पूर्णिमा त्रिपाठी। सबसे पहले सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एसआईटी है, अयोध्या के जो मंदिर में जो जो भी घपला कहिए, विवाद कहिए या चंदा चोरी कहिए, बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए जो एसआईटी गठित हुई है उसने अंतरिम रिपोर्ट तो दे दी है। तो अंतरिम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसको लेकर बहुत सारी कहानियां आ रही हैं अखबारों में। तो आपको क्या लगता है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें वाकई कार्रवाई लोकल स्तर पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से या स्टेट की तरफ से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या लग रहा है? आ, जी, जो एसआईटी गठित हुई है उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट तो आ गई, कल जो है अपर मुख्य सचिव को सौंप दी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सिर्फ कोई जांच या कोई रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, इसके बहुत प्रासपांस हैं। अब इसमें तो ये देखेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना है। ये चोरी, डकैती, चढ़ावा, घपला, ये सब चीजें तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों गवर्नमेंट मिलकर के इस मामले पे क्या रुख अपनाना चाहती हैं। असली बात पॉलिटिकल माइलेज का है कि इसमें किस तरीके से कार्रवाई भी हो, लोग संतुष्ट भी नजर आए और जो है इसका कोई एडवर्स वो भी ना जाए, मैसेज भी ना जाए। लेकिन जो मैसेज जाना था वो तो चला गया। जी। ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ रहा था, आज की खबर है कि
6 साल पहले ये एसआईटी जो प्रोब है, इसके 6 साल पहले से ही चेताया जा रहा था मंदिर प्रशासन को, या जो लोग भी उसको देख रहे थे उस समय तो निर्माण कार्य चल रहा था और भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी थी, लेकिन उस वक्त भी एक ऑडिट जो कंपनी थी ऑडिट करने वाली, उसने आगाह किया था कि भाई आपके यहाँ जो चंदे आ रहे हैं उसके रखरखाव के लिए, उसकी निगरानी के लिए कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है। तो इसके लिए उसने काफी रिकमेंड किया था, बहुत सारी चीजें रिकमेंडेशंस दी थी, किसी को फॉलो नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि बहुत सारे जो मंदिर हमने साउथ में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, नॉर्थ में भी देखा है कि एक प्रबंधन होता है, इसके साथ क्या ऐसी समस्या है अयोध्या के इस मंदिर के साथ कि कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई देता है टेम्पल मैनेजमेंट में? सुमन जी, क्यों ऐसा है? ये देखिए, टेम्पल मैनेजमेंट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो आरएसएस के हैं, और वो एक संगठन और आंदोलन चलाना अलग बात है, और इस तरीके की चीजों का रिकॉर्ड रखना एक दूसरी बात है। इसके लिए तो बाकी मैं किसी और को क्या कहूँ, निपेन मिश्र जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं इस बात की जो है कमी महसूस की, जो अब विभिन्न मीडिया चैनलों पे आकर के उन्होंने ये बात कही है, एसआईटी रिपोर्ट के पहले ही ये सब बात कह दी है। तो इसका मतलब है कि अब ये अज्ञानतावश हुआ हो, या लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लंबे अरसे से चल रहा था। जो भी बातें आ रही हैं सामने, उसके भले ही किसी के पास प्रमाण बाहर के लोगों के पास ना हो, लेकिन अंदर के लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि ये लंबे अरसे से चल रहा था। तो आखिर आंखें क्यों मूंदी रखी गई? अगर ये इतनी दिनों से चल रहा था तो आंखें क्यों मूंदी रखी गई, और इसके लिए ये इंतजार क्यों किया गया कि इसके लिए जो है कोई दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी का नेता इसको ट्वीट करे? क्योंकि बाकी तो अंदर अंदर सब चल ही रहा था, लोगों को जानकारी थी, लेकिन कोई चीज सामने नहीं आ रही थी। क्योंकि वो विभीषण कौन हो लंका का, इसका वही है कि विभीषण कौन हो, तो विभीषण कोई आ गया और उसने चीजों को अपनी जैसी जगह पे जाना था उसने पहुंचा दिया। तो सवाल इस बात का है कि जब इतने दिनों से ये सारी चीजें हो रही थी, तो क्या किसी की इसके बीच क्या ट्रस्ट की मीटिंगें नहीं हुई? ट्रस्ट की मीटिंगें हुई, आए दिन नितिन मिश्र भी आते रहे, मंदिर निर्माण समिति की भी समीक्षा बैठक करते रहे, पूरे ट्रस्ट की भी सर्किट हाउस में जितने अध्यक्ष समेत सारे लोगों की मीटिंगें होती रही। तो आखिर क्या ये जानकारी किसी को के सामने रखी नहीं गई, या लोगों ने जानकारी पाने के बाद भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं? क्यों बदनामी होगी? तो बदनामी होगी किसी को हटा करके। आखिर जिन लोगों को हटाया गया, वो जिनके ऊपर ये कहा गया कि नहीं इनकी वजह से हो रही है, उन्होंने तो अब बाद में कहना शुरू कर दिया कि नहीं हमने भी बताया था कि गड़बड़ी हो रही है। तो आखिर कौन से ऐसे कारण थे? वो कारण तो अब ये अंदर के लोग ही जानेंगे, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, और सब कुछ अंदर अंदर ही हो रहा है। एसआईटी की जांच भी सब अंदर ही हो रही है, कोई बाहर किसी को बुला करके तो एसआईटी हुई नहीं है। जी जी, पूर्णिमा जी, देखा जाता है कि कोई पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक या कोई स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है या गिरजाघर है, कोई भी हो, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी अगर होती है तो कोई दरवाजा भी चोरी लग जाता है, कोई खिड़की भी चोरी जाती है, तो भी तत्काल लोग एफआईआर कराते हैं, मैनेजमेंट के लोग उस इंस्टीट्यूशन के। लेकिन इस मामले में एसआईटी रिकमेंड कर रही है, तब कुछ हो सकता है अब हो, लेकिन या हो रहा हो या हो चुका हो, लेकिन शुरू में जब से ये मामला प्रकाश में आया तब से कोई एफआईआर नहीं। क्या कहानी क्या है इसके पीछे? उर्मिलेश जी, यही तो सबसे बड़ी शंका का विषय है कि एक छोटी सी चोरी भी किसी के घर में हो जाती है तो एक तुरंत एफआईआर सबसे पहले करना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रोसीजरल एक वो नेसेसिटी है। लेकिन जहां इतनी बड़ी चोरी हुई है, लोग अंदर के लोग कह रहे हैं कि हाँ वहां पर चोरी हो रही है, बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। दूसरी बात उर्मिलेश जी, जो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी देखिए अगर वो कोर्ट के आदेश के बाद गठित की गई होती तो उसकी एक
बाध्यता होती है सरकार पर कि उसके जो भी सुझाव है, जो भी उसके फाइंडिंग्स है, उसको एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर अमल करना। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा गठित की हुई एसआईटी है, जिसके कि सुझाव गवर्नमेंट चाहे या मानना चाहे तो वो मान सकती है, ना मानना चाहे तो बाध्यता नहीं है उसके ऊपर, और वो कितना माने इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। वो अपने हिसाब से पिक एंड चूज करके उसके रिकमेंडेशंस को, उसकी फाइंडिंग्स को तरजीह दे सकती है। तो शक यही होता है कि क्या एसआईटी गठित पहले इसीलिए की गई कि सरकार अपने लेवल पे एक जानकारी इकट्ठा कर ले, फिर ये डिसाइड करे कि किसको उसमें बचाना है, किसको उसमें छोड़ देना है, कुछ थोड़ी लिपापोती करके ये भी दिखाया जाए कि एक्शन हो गया, असली लोग पकड़े भी ना जाए, इज्जत भी ना खराब हो, मिट्टी में इज्जत ना मिले, बड़े बड़े जो लोग नाम इन्वॉल्व है उनके, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर एफआईआर हो जाएगी तो लिपापोती का उसमें कम स्कोप होता है, गुंजाइश कम होती है। लेकिन जब एसआईटी की रिपोर्ट देख लेगी तो सरकार अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। इसलिए लग रहा है कि कहानी जो एसआईटी के माध्यम से हम सोच रहे हैं, योगी जी ने जैसे कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वाकई क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा वाकई में आएगा हमारे सामने पूरा सच कि कौन चोरी के पीछे था? क्योंकि जब अब एसआईटी में सो कॉल्ड सोर्सेज के माध्यम से जो बात आ रही है कि 200 करोड़ तक की चोरी का मामला है ये, तो इतनी बड़ी चोरी, क्या आपको लगता है कि वो अल्पेश और लवकुश और छोटे जो टिन्नू यादव टाइप के लोगों के लेवल पे हो सकती है क्या? जब तक उसमें बड़े किसी नाम का वरद हस्त नहीं है, इतनी बड़ी चोरी, और वो भी ऐसी जगह पे जो कि एक बहुत बड़े देश में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन गया है, वहां पर अगर ये होता है तो ये इतने छोटे लेवल के लोगों का अकेले का काम हो नहीं सकता है। इसलिए जो पूरी प्रक्रिया, अब देखिए उर्मिलेश जी, 2 दिन पहले जो दिल्ली में आग लग गई, 15 लोग मरे उसमें, सबसे उसमें भी एसआईटी गठित हुई। हाँ सॉरी, लखनऊ में उसमें भी एसआईटी गठित हुई और सबसे पहले उसमें गिरफ्तारी हुई। जो प्राइमा फेसी लगता है बिल्डिंग का मालिक है, जो वहां पे चलाने वाला है, जो पेट शॉप को ओन करने वाला है, उनकी गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर हो गई। तो एक मामले पे एसआईटी के साथ आप तुरंत गिरफ्तारी करते हैं, एफआईआर करते हैं, और दूसरे मामले में 5 तारीख से ये बात पब्लिक डोमेन में घूम रही है, आज तक ना एफआईआर हुई है, ना कोई नाम सामने आया है, ना ऑफिशियली किसी ने कोई डिस्क्लोज किया है कुछ आके कि ऐसी ऐसी घटना है जिसमें एसआईटी गठित की गई है। भाई सरकार की जिम्मेवारी जनता के प्रति भी बनती है, क्या इसमें कोई एक ऑफिशियल रिलीज आनी नहीं चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आना चाहिए था? जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी सबमिट की गई है, क्या उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी? और अगर नहीं दी जा रही है तो क्यों नहीं दी जा रही है? तो कुछ शंका हो रही है कि कहीं लिपापोती का मामला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े बड़े नाम है जिनको की शील्ड करने की कोशिश हो रही है, और कुछ छोटे जो लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको एस्केप गोट बना के सरकार सारे पल्ले से हाथ झाड़ लेगी, मामले से हाथ झाड़ लेगी। पूर्णिमा जी, हम फिर आपके पास तुरंत आएंगे, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन सुमन जी से लेते हैं क्योंकि वो अयोध्या में है। सुमन जी, ये जो 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 लोकल लेवल के कुछ लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, क्या जो गिरफ्तार है या जिनके ऊपर कोई छापा पड़ा है, क्या उन पर भी एफआईआर अभी तक नहीं है? जी, मेरी जानकारी में अभी तक जो जानकारी है, ना कोई गिरफ्तार है और ना ही जो है किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कोई गिरफ्तार भी नहीं। ओके, तो पूर्णिमा जी, फिर मैं आपके पास आता हूं, और मेरा एक यह है कि जैसे निपेंद्र मिश्रा जो इस पूरे निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि भाई चढ़ावे की चोरी नहीं, डाका डाला गया है, और दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो जो इसमें पाया जाएगा सही गड़बड़। एक तीसरी तरफ जो चंपत राय साहब हैं वो बिल्कुल नदारद हैं, उनसे संपर्क करने की जितनी कोशिशें मीडिया कर रहा है या अन्य लोग कर रहे हैं, वो कहीं उनका पता नहीं है, वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं, कोई इस तरह का बयान भी वो नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इसके पूरे संचालक हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके आदेश पर ये ट्रस्ट बना या निर्माण समिति बनी, और जो राज्य सरकार के मातहत जो अफसर उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि, तो अलग अलग सुर में बोल रहे हैं लोग, अलग अलग सबका एक तरह से अंदाज अलग है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनमें अलग अलग लाइन है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, कंफ्यूजन तो है,
जो ट्रस्ट बना है उर्मिलेश जी, उसमें 3 लोग हैं जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। एक तो डीएम अयोध्या जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पदेन जिसको कहा जाता है, डीएम अयोध्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आईएएस ऑफिसर कोई होता है स्पेशल सेक्रेटरी के लेवल का, एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोई होता है आईएएस ऑफिसर। तो इनकी भूमिका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन की होती है बिटवीन द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनकी भूमिका उनके रोज के काम काजों में कोई दखल नहीं होती है, कोई ओवरसाइट नहीं होता है, कोई उसमें इनका रोल नहीं होता है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के लिए ये वहां पर इनकी तैनाती होती है। असल में जो ट्रस्ट का काम काज वाकई में देखा जाता है वो जो ज्यादातर लोग आरएसएस के मेंबर्स जो ट्रस्ट में हैं उनकी देखरेख में होता है। और चूंकि जनरल सेक्रेटरी ही किसी भी ट्रस्ट का कर्ता धर्ता होता है तो उस लिहाज से चंपत राय जी उसके सारे मतलब जो एक तरह से कह लीजिए मुख्य कार्यकर्ता वही है, वही सारा कुछ देखरेख कर रहे थे। दूसरे नाम जो आ रहे हैं गोपाल राव हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, ये लोग सब ट्रस्ट के मेंबर हैं। अनिल मिश्रा तो जो पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बैंक में जमा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस सारी गतिविधि में जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका कोई से नहीं होता है, कोई हाथ नहीं होता है। ये काम सारा जो ट्रस्ट के ये मेंबर हैं वो करते हैं, जो कोषाध्यक्ष होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ट्रस्टी मेंबर जो होते हैं वो करते हैं। तो जहां तक इसमें सदस्यों की बात है, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये चंपत राय जी बेसिकली उनकी वजह से आरएसएस जो उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंट्रोल में सारी चीजें राम मंदिर ट्रस्ट में चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा आरएसएस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तीनों के बीच में पीछे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर है। क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ने और नृपेंद्र मिश्रा कौन है? ये वही नृपेंद्र मिश्रा है जो कि मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं। इनके पहले तो प्राइम मिनिस्टर 14 से 19 के बीच में पीएमओ में उनके सलाहकार, प्रमुख सलाहकार रह चुके हैं। अब वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि एक सीईओ की तैनाती वहां होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है उसको प्रोफेशनल हाथों में देना जरूरी है, क्योंकि चोरी नहीं वहां तो डाका पड़ा है। तो एसआईटी अब वही बात कह रही है। स्टेट गवर्नमेंट जिसका कि ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हाथ नहीं था, उसके हाथ में ये नहीं था कि ट्रस्ट में कौन मेंबर जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी आ गई है कि एसआईटी आप गठित करें और जिम्मेवार लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करें। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कंट्रोल में उसके कुछ नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी अब उसके ऊपर आ गई है। तो ये 3 तरह से हो सके, 3 pronged एक टग ऑफ वॉर चल रही है पीछे, पर्दे के पीछे। सेंटर चाह रहा है कि उसको जैसे बाकी काशी विश्वनाथ टेम्पल है या तिरुपति बालाजी मंदिर है जो कि एक सीईओ के अंडर में होता है, और सीईओ की तैनाती चूंकि गवर्नमेंट करती है तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो मंदिर होते हैं। तो सेंटर के में बैठे लोगों का ये मानना है कि आरएसएस के कंट्रोल से पूरी तरह से इसको निकाल करके एक प्रोफेशनल बॉडी सीईओ के अंडर में वहां पर बनाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है जो कि आरएसएस के मेंबर्स के खिलाफ अगर कार्रवाई का जिम्मा है उसके ऊपर, तो उसको आरएसएस की तो नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी, हमें ये भी पता होना चाहिए। और आरएसएस का कितना दखल है इस सरकार के बनने में और इस सरकार के कामकाज में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, हमको ये भी पता है। तो जो आरएसएस की एक जो कोपभाजन का शिकार स्टेट गवर्नमेंट को बनना पड़ेगा, तो आपस में ये कुछ मामला निपटाने का भी हो सकता है खेल हो रहा हो। इसलिए अभी तक ऑफिशियली आप देखिए बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कहीं पे कोई बयान नहीं आया है। आरएसएस तो खैर बयान देने के लिए जाना ही नहीं जाता है, लेकिन जब उसके कंट्रोल में एक संस्था है जिसमें इतनी बड़ी घोटालेबाजी का मामला सामने आए तो कुछ तो कहना बनता है कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहे हैं तो सिर्फ योगी जी बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, 15 दिन तक आप वेट करिए। 500 साल वेट किया, 15 दिन और वेट करिए। तो 15 दिन का जो समय सीमा वो और थोड़ी सी मांग रहे हैं। क्या मामले को सबके कंफर्ट के हिसाब से पहले एडजस्ट करके तब वो कार्रवाई करेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है।
क्योंकि अभी तक ना एफआईआर है, ना कोई अरेस्ट हुई है, ना किसी ऑफिशियल बयान में किसी का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं लिपापोती तो पीछे पीछे नहीं चल रही है। उर्मिलेश जी, इसी में बता दूं चुप, लेकिन कल शाम को अयोध्या में एक ध्वजारोहण का हुआ है कार्यक्रम, सुमन जी जानती होंगी, वो शेषावतार मंदिर है जिसमें कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है। और इन लोगों के नाम जिनके हैं घोटाले में शामिल होने वाले लोग, वो सारे लोग बहुत प्रमुखता से उस कार्यक्रम में एक्टिव दिख रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले साधु संतों का स्वागत कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये लोग घोटालेबाजी में शामिल है, दूसरी तरफ वही लोग आप बहुत प्रमुखता से आगे होके सारा काम करते दिख रहे हैं। तो वाकई में कहीं कोई एक्शन होगा भी या नहीं होगा, शक तो इस बात का है। छोटे मोटे लोगों को ऐसा तो नहीं कि सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। सुमन जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पूर्णिमा जी ने दी है। और राज्य की जो सूबे की जो राजनीति है, आपको क्या लगता है अयोध्या का ये पूरा का पूरा जो घोटाला है, जो चढ़ावे की रकम का जो 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 गायब होना है, ये कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर तो पड़ा है और असर पड़ेगा, लेकिन उसका रत्न राजनीति को बदलने में कितना असर पड़ेगा, मैं शायद इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि जहां तक जब हम 2024 की बात देखते हैं तो अयोध्या में जिस तरीके से जो तोड़ फोड़ हुई उसको लेकर के और जिस तरीके से वहां बंदिशें लगी, उसको लेकर के लोग काफी आक्रोशित थे। और उन्होंने, ठीक है, वो जब वो वहां वोट देते थे तो उनकी लीड बढ़ जाती थी। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग भले ही दूसरे खेमे में ना जाएं, लेकिन इनके खेमे से जो उदासीनता बरतेंगे, यदि यदि वो इससे संकित होकर के, इससे प्रभावित होकर के और एक मन में कलुष आकर के वो भले ही बूथ तक उनको हटाने के लिए ना जाए, लेकिन जो उनकी उदासीनता भी वो मायने रखती है इलेक्टर रोल में। जी, लेकिन सुमन जी, जो जिस तरह से कैंपेन एक चल पड़ा है पूरे देश में, और ये कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं, लोगों में एक बात है कि भाई ये क्या है, हमने सपना देखा था कि मंदिर बनेगा, बहुत सारे जो हिंदू धर्मावलंबी हैं और ये सोचा था कि ये वैसा ही होगा जैसे कि दक्षिण के मंदिर हैं या उत्तर के मंदिर हैं, जो एक हिंदू धर्म से जुड़े जो जो संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिकल सा मंदिर बन गया है। तो ये जो एक दिमाग में लोगों के बात चढ़ी गई है, आप पार्क में घूमते हुए मॉर्निंग में लोगों से बात कीजिए, और जो बिल्कुल सरकार विरोधी नहीं है, बिल्कुल बीजेपी के समर्थक उसमें बहुत सारे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक नाराजगी लोगों में है। तो इसका मैं पूछ रहा हूँ सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कि केवल किसको चुनाव में वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या इससे बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या जो भी संस्थाएं हैं इनकी संघ परिवार की, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी वाकई बहुत गिर रही है? जी, निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो लोगों में, जो आम जन है, आम जन में इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इन खबरों के बाद जिन लोगों ने चंदे और गहने जेवरात दिए, उन लोगों की जिस तरीके से बाइट्स आ रही है, वो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमने अभी एक सिंधी ट्रस्ट के थे, उन्होंने कहा हमने 200 किलो चांदी दी अपने लोगों के साथ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसका कहाँ उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पास ना कोई रसीद है और ना ही मेरे पास कोई उसकी वो है, वीडियो वगैरह जरूर है, क्योंकि हमने अयोध्या में मंदिर परिसर में ही उसे दिया था। तो अब इस तरीके से जो शंका लोगों के अंदर हुई है, तो निश्चित रूप से उसका आम जन के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। जी, पूर्णिमा जी, आप कैसे देखती हैं, क्या ये देश की राजनीति को, राज्य की, सूबे की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा ये जो मंदिर घोटाला है, मंदिर में जो चढ़ावे का घोटाला है, जिसके बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया है, जब स्वयं नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, एसआईटी कह चुकी है, अब क्या बचा है? अब तो केवल अमाउंट की बात है ना, अब तो केवल अमाउंट की, ये तो नहीं है कि जी, राजनीति में नैरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है और नैरेटिव के ऊपर चुनावी लड़ाइयां जीती और हारी जाती हैं। आप याद करिए, आपने बिहार में चारा चोर का नैरेटिव दिया और लालू यादव हार गए, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर। आपने चारा चोर का
भले चारा चोर का उसमें उस पर साबित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो नैरेटिव ऐसा बना कि वो चस्पा हो गया उनपे। तो अब ये चढ़ावा चोर का जो नैरेटिव बन रहा है, अभी तो ये शुरुआती समय है, चढ़ावा चोर का नैरेटिव भी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये कहने के लिए कि राजनीति को पूरी तरह उलट देगा, लेकिन असर तो इसका पड़ेगा। क्योंकि देखिए उर्मिलेश जी, ये जो राम मंदिर का आंदोलन है, ये जो बीजेपी का जो ग्रोथ है, बीजेपी की ग्रोथ का फाउंडेशन राम मंदिर आंदोलन है। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपना किला बनाकर खड़े होने में कामयाब हुई। और वो नींव जब दिख रहा है कि दरक रही है, तो क्या बीजेपी उतनी मजबूती से खड़ी रह पाएगी उस नींव के ऊपर, ये हमें देखना होगा। अब की डेट में, आज की डेट में जो इलेक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम हम देख रहे हैं, जैसा बंगाल में दिखा, जैसा बिहार में दिखा, अगर वो सिस्टम उनके हाथों में अभी भी रहता है और ये पॉलिटिकली मैनेज इलेक्शन को कर लेते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन और थ्रू व्हाटएवर SIR करा के, जैसे भी करा के अगर वो मैनेज कर लेते हैं, तो लोगों की चॉइस का तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है। आप वोट किसी को दीजिए, सरकार तो इन्हीं की बननी है। लेकिन अगर ये नैरेटिव लोगों के दिमाग में घर कर जाता है और बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होते हैं, तो इनका बेस तो खिसकेगा ही खिसकेगा। अब जनता सिर्फ एक उस मुद्दे पे तो वोट देती नहीं है। इन्होंने भी जब राम मंदिर का सिर्फ मुद्दा लेके चल रहे थे तो इनको वोट नहीं मिल रहे थे, उसके साथ इन्होंने बहुत सारे और नैरेटिव्स गढ़े। मनमोहन सरकार के खिलाफ जो वो आंदोलन चला, ना आंदोलन चला, उसका एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। वो सारे फैक्टर्स मिलके बीजेपी की सफलता की सीढ़ी बने। अब उस सफलता की सीढ़ी का अगर एक पावदान जो राम मंदिर है वो दरकने लगता है, लोगों को ये तो ठगा हुआ सा फील हो ही रहा है ना। आप किसी भी आम आदमी से चलते फिरते बात करिए, बेशक वो बिल्कुल ही पॉलिटिकल बातें नहीं करता हो, लेकिन जो चढ़ावा चोरी होने का गुस्सा मन में है, क्योंकि राम है उर्मिलेश जी, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र में है। लोग मंदिर में जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा से, कोई 100 रुपया चढ़ाता है, कोई 1 लाख चढ़ाता है, कोई हीरा चढ़ाता है, कोई लकड़ी की पादुका चढ़ाता है, लेकिन वो श्रद्धा से इस उम्मीद के साथ चढ़ाते हैं कि उस चढ़ावे का मंदिर में उपयोग होगा, वो किसी अच्छे काम में लगाया जाएगा ताकि उसको उनका पुण्य मिलेगा। जब ये दिख रहा है लोगों को कि वो चोरी हो गया, वो किसी के घर में चला गया, लोगों ने अपनी तिजोरियां उससे भर ली, तो गुस्सा होना तो लाजमी है। और वो गुस्सा उनकी क्या पॉलिटिकल चॉइसेस चेंज कर देगा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को लेके, दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज है इस मुद्दे को लेकर के कितना आगे बढ़ती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, और क्या वो लोगों के इस दुखी मन को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाती हैं, क्या लोगों को कन्विंस कर पाती हैं क्या। पूर्णिमा जी, एक छोटा सवाल और, इसके बाद फिर हम लोग समापन करेंगे कार्यक्रम का। फिर सुमन जी को अगर कुछ कहना है तो जरूर उनको आमंत्रित करेंगे। कि आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश में हैं, भले ही आप NCR में हो। मैं पूछ रहा हूँ कि आज के दौर में आमतौर पे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार है, उसकी सबसे अधिक पकड़ OBC कम्युनिटी और अपर कास्ट में है, ये माना जाता है। और उसकी जो बुनियाद अगर देखा जाए तो अपर कास्ट है। उन्होंने OBC को उसमें जोड़ा है, खासकर नॉन यादव OBC को। अगर हम चुनावी ढंग से इस पर बात करें तो अगर स्ट्रांगली एक अपर कास्ट का हिस्सा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में बीजेपी के साथ बिल्कुल पुख्ता ढंग से जुड़ा रहा है, तो क्या उसमें भी एक मोहभंग की स्थिति है इस घटना को लेकर? उत्तर प्रदेश में आप लोग हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों की जो बात होती है, कहीं निराशा उस वर्ग को भी है क्या? उर्मिलेश जी, देखिए जो अपर कास्ट यूपी का है वो बीजेपी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा था, आज भी खड़ा है, और वो आगे भी मुझे लग रहा है कि खड़ा रहेगा। लेकिन जो अपर कास्ट जो बिल्कुल स्टॉन्च सपोर्टर था, उसके बाहर के जो पेरिफेरल वो सपोर्टर्स थे, जो OBC कैटेगरी से आते थे, जो अपर कास्ट में ऐसे लोग भी थे जो कि मतलब जिसके लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन वो दूसरे कारणों की वजह से और फिर बाकी पार्टियों से निराश होकर बीजेपी से जुड़ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी वैल्यूज की बातें करती है, संस्कारों की बातें करती है, अपनी आस्था के ऊपर ये एक राजनीति कर रही, सुना है कहते हुए।
तो उन लोग, उस तरह के लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े थे, कुछ तो है 10-15% तो मजबूती से जुड़े ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर एक मोह भंग की स्थिति तो जरूर होने लगी है कि जो आस्था के साथ खेल सकता है उसके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए। फिर वो होता है गुण दोष के आधार पर वो अपनी चॉइसेस तय करने लगेंगे, तो वो तो फिर इनका बेस तो दरकना शुरू हो जाएगा। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी हम इसी सवाल पर? जी, ये जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट के साथ जो ओबीसी और दलित की जो अपनी, खासकर जब हम ब्राह्मण और ठाकुर को देखते हैं तो इनकी अपनी अपनी जातियों की गोलबंदी होती है। यानी कि ब्राह्मणों के साथ कुछ जातियां होती हैं, कुछ जातियां होती हैं जो ठाकुरों के साथ जुड़ी होती हैं, और जब ये दोनों ब्राह्मण और ठाकुर एक साथ जुड़ जाते हैं किसी जगह पे, तो वो जातियां भी इनके साथ जुड़ करके उसको जो है वो इनके साथ चली जाती हैं। यही जो पिछले चुनाव में जो मैंने देखा वो एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि दोनों लोग एक साथ खड़े हुए और दोनों के लोगों के साथ की जो जातियां थी, इसके बरक्स जो दूसरे पार्टियां थी, उनका जमीनी स्तर पर ऐसा कोई काम जमीन के स्तर पर नहीं नहीं, दिख लेकिन रहा है। सुमन जी माफ कीजिएगा, जी सुमन जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जी ये पूछ रहा हूं कि क्या इस वर्ग पर जो ओपिनियन मेकर है, जो सिस्टम चलाता है, क्या इस अपर कास्ट में इस घटना से कोई आपको लग रहा है कि एक मोहभंग या एक नाराजगी है? आस्था के साथ खिलवाड़ की बात जो कह रही हैं पूर्णिमा जी। जी, आस्था के साथ खिलवाड़ की बात में वो नाराजगी जो है वो अंतर अंदर है, लेकिन वो कहीं राजनीति के उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ओके, ओके। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा त्रिपाठी और सुमन गुप्ता, दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों ने आज हमारी चर्चा को बहुत ही शानदार मुकाम तक पहुंचाया है। देखता हूं कि हमारे दर्शक, श्रोता कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी टिप्पणियां हमें खूब मिलती हैं। आपके रिएक्शंस ज़रूर आने चाहिए। आप, अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा कहें, और कुछ भी आपको लगे कि ये गलत है, आप उसको ज़रूर बताइएगा। आपकी आलोचना से हमें सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।